आज हम पढ़ेंगे टैकोमीट्री या दिक् दूरी, जिसको हम कहते हैं दिक् दूरी, दूरी मापन जिससे करा जाता है। ठीक है। टैकोमीट्री परिचय इसका इस प्रकार है। टैकोमीट्री दूरी मापन की वह कोणीय विधि है जिसमें स्टेशनों की स्टेशन बिंदु जो होते हैं कि क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों दूरियां प्रकाशीय प्रेक्षण से ज्ञात की जाती हैं। तो हमको याद रखना है, प्रकाशीय प्रेक्षण से ज्ञात की जाते हैं। ठीक, ये प्रकाशीय प्रेक्षण, स्टेशन बिंदु, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दूरियां ज्ञात करी जाएंगी। जिस उपकरण से यह दूरियां ज्ञात की जाती हैं उसे टैकोमीटर कहते हैं। ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दूरियां प्रकाशीय प्रेक्षण द्वारा ज्ञात करेंगे। उसमें जो उपकरण यूज होता है वो टैकोमीटर उपकरण यूज होता है। ठीक। दूरी मापन की इस प्रक्रिया को टैकोमीट्री सर्वेक्षण कहते हैं। टैकोमीट्री को यूनानी भाषा के टेचस, जिसका अर्थ होता है तीव्र, टेचस एक शब्द होता है ये, जिसका मतलब है तीव्र, और मेट्रोन जिसका मतलब है मापन। ठीक है। ये लिया गया यूनानी भाषा से। टैको टेचस जिसको कहते हैं ये होता है तीव्र, मेट्रोन इसका मतलब होता है मापन। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में टैकोमीट्री टेलीमीट्री कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्द विन्यास से लिया जाता है, जैसे टैकोमीट्री, टेचीमेट्री, टेचीमेट्री और टेलीमेट्री। इस तरीके के ये शब्द जो है ना, ये सारे शब्द टैकोमीट्री से रिलेटेड हैं। ठीक। और टैकोमीट्री को प्रकाशीय दूरी मापन विधि भी कहते हैं। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरिंग मेथड, ओडीएम जिसका शार्ट रूप है ओडीएम। टैकोमीट्री में जरीब या फीते वाले समय लेवा व कष्टदायक तरीकों से जमीनी दूरियां नापने का झंझट नहीं रहता है। ठीक। यह दूरी मापन की सीधी और तीव्र शीघ्र संपन्न होने वाली विधि है, परंतु लंबी दूरी मापन के कार्यों में इसकी परिशुद्धता जरीब मापन से कुछ कम होती है। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में, ढालू भूमि पर, जल ग्रस्त क्षेत्र में, गहरे गड्ढों में, जहाँ जरीब से शुद्धता से दूरियां नहीं नापी जा सकती हैं, टैकोमीट्री संतोषजनक रहती है। बिंदुओं की उच्चता ज्ञात करने के लिए भी यह लेवल यंत्र से बेहतर है। यहाँ पर एक शब्द आया है कि बिंदुओं की उच्चता ज्ञात करने के लिए लेवल यंत्र से बेहतर है। ठीक है। ये चीज़ें याद करने वाली हैं। और जहाँ जरीब से शुद्धता क्षेत्र के समोच्च नक्शे बनाने और सर्वेक्षण में टैकोमीट्री बड़ी लाभप्रद रहती है। जहाँ पर हमें समोच्च नक्शे कंटूर प्लान्स बनाने होते हैं, वहाँ पर टैकोमीट्री बड़ी लाभप्रद है। सड़कों, रेल पटरी, जलाशयों, जल प्रकाशग्राफीय सर्वेक्षण में इसका व्यापक प्रयोग होता है। देखिए, सड़कों, रेल पटरी और जलाशयों तथा जलग्राफी सर्वेक्षण में
इसका व्यापक प्रयोग होता है। परिशुद्ध सर्वेक्षण कार्य की अतिरिक्त जांच के लिए भी टैकोमेट्री अपनाई जाती है, क्योंकि इससे समय की बचत होती है। परंतु टैकोमेट्री वहीं अपनाई जा सकती है जहाँ पर लक्ष्य बिंदु पर जिसकी दूरी अथवा उच्चता ज्ञात करनी है, वहाँ तक गज वाला भी की पहुँच संभव होनी चाहिए। ठीक है। स्टाफ मैन, ये शब्द जान रहे हैं, जो एक स्टाफ लेकर खड़ा हो जाता है। ये स्टाफ इस तरीके से रहेगा और उसमें अंकन होता है। ठीक है, नंबर भी पड़े रहते हैं। तो ये स्टाफ मैन वहाँ तक पहुँच जाए, वहीं पर हम लोग टैकोमेट्री की विधि अपना सकते हैं, नहीं तो टैकोमेट्री नहीं कर सकते। अब देखो टैकोमेट्री सर्वेक्षण के लाभ क्या है। एडवांटेज ऑफ टैकोमेट्री: बिंदुओं के मध्य बिंदु तथा सापेक्ष उच्चता मापन के लिए प्रारंभिक व सीधी विधियों की तुलना में टैकोमेट्री में निम्न विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, सर्वेक्षण कार्य सरल पड़ता है। मापन के परंपरागत उपकरणों जैसे जरीब, फीता, आरेखन दंड आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फर्स्ट। सेकेंड नंबर क्या है, प्रेक्षण कार्य कम समय में पूर्ण हो जाता है। थर्ड, सामान्य सर्वे कार्यों के लिए यह विधि पर्याप्त संतोषजनक है। सर्वेक्षण मितव्ययी होता है। सर्वेक्षणों की तुलना में इस पर व्यय कम आता है। इन कार्यों के लिए सर्वेक्षण विशेष उपयोगी है। ठीक है, जो ये कार्य दिए गए हैं, सड़कों व रेल पटरी के आरक्षण के लिए, स्थलाकृतिक नक्शे बनाने के लिए, जल राशि सर्वेक्षण के लिए, चक्रम में क्षेत्र का भीतरी विवरण दर्शाने के लिए और मापी गई दूरियों की जांच के लिए, तो इनके लिए टैकोमेट्री सर्वेक्षण बहुत आवश्यक है। अब उपकरण, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या आवश्यकता रहती है। देखो, टैकोमेट्री करने के लिए सबसे पहले हमें एक टैकोमीटर ज़रूरत है। फिर तलेक्षण गज या स्टेडिया क्षण, जिसको हम लोग लेवलिंग स्टॉक और स्टेडिया रॉड कहते हैं। टैकोमेट्री क्या है, टैकोमीटर के बारे में देखते हैं। देखो, यह एक साधारण संक्रामी थियोडोलाइट ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है, जिसकी दूरबीन में स्टेडिया तारों वाला बिंब पट लगा होता है। स्टेडिया डायग्राम लगा रहता है, डायफ्राम। स्टेडिया बिंब में इसके क्षैतिज क्रस्टतंतु के ऊपर तथा नीचे समान दूरी पर एक एक अतिरिक्त तार लगी होती है। ये अतिरिक्त तार निशान ही स्टेडिया कहलाते हैं। इन दोनों तारों के मध्य ऊर्ध्व दूरी एक मानक दूरी होती है। इन स्टेडिया के संदर्भ में ही दूर स्थित लक्ष्य की उपकरण स्टेशन की दूरी की गणना की जाती है। बिंब पट पर क्षैतिज व ऊर्ध्व क्रस्टतंतु तथा दोनों स्टेडिया तारें एक ही छल्ले की परिधि पर एक ही ऊर्ध्वाधर समतल में लगे रहते हैं। अतः ऐसे थियोडोलाइट को, जिसकी दूरबीन के बिंब पट पर स्टेडिया लगी हो, टैकोमीटर कहते हैं। देखो, थियोडोलाइट होता है एक प्रकार का जिसकी दूरबीन के बिंब पट पर स्टेडिया लगी हो, उसी को हम लोग टैकोमीटर कहते हैं। सामान्यतः 100 मीटर दूरी तक स्टेडिया डायफ्राम
वाला सामान्य वर्नियर थियोडोलाइट प्रयोग किया जाता है, जबकि इससे लंबी दूरी के लिए विशेष टैकोमीटर प्रयोग किए जाते हैं जिनसे गज पठन संभव हो। स्टेडिया बिम पट 3.58 चित्र में दिखाया गया। देखिए ये जो चित्र दिए गए हैं ये इस तरीके से लगे रहेंगे। देखो डायफ्राम रहेगा, ऊपरी स्टेडिया ये क्रस तंतु, ये हमारा क्रस तंतु, और निचली स्टेडिया ये रहा, और क्रॉस एयर ये डायफ्राम बिंब पट। तो इस तरीके की संरचना हमें प्राप्त होती है जब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सामान्यतः 100 मीटर दूरी तक स्टेडिया डायफ्राम वाला सामान्य वर्नियर हम लोग वर्नियर थियोडोलाइट यूज कर सकते हैं 100 मीटर। इससे अधिक दूरी के लिए हमें विशेष टैकोमीटर प्रयोग किए जाते हैं जिनकी गज पठन क्षमता अधिक होती है लंबी दूरी तक। अब देखिए स्टेडिया सर्वेक्षण में निम्न प्रकार की दूरबीनें प्रयोग की जाती हैं। नंबर फर्स्ट, बा फोकसन दूरी, एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। सेकंड, अंतः फोकसन दूरबीन। और थर्ड, बा फोकसन एनालिटिक दूरबीन। ये 3 तरीके की जो दूरबीनें हैं वो हम लोग स्टेडिया सर्वेक्षण में करने के लिए इनको यूज करते हैं। बा फोकसन एनालिटिक दूरबीन को हम लोग पैरोज टेलीस्कोप भी कहते हैं। एनालिटिक दूरबीन में एक अतिरिक्त उत्तल लेंस जिसे एनालिटिक लेंस लगाया जाता है। एनालिटिक लेंस लगाने से दूरबीन का संयोज स्थिरांक f+d शून्य हो जाता है। देखिए f+d इसका मान शून्य हो जाता है। टैकोमीट्री में इसका मान शून्य लिया जाएगा। एनालिटिक दूरबीन को पोरो की दूरबीन भी कहते हैं। अब टैकोमेट्री शब्द ही ऐसे संक्रामी थियोडोलाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी दूरबीन में आवश्यक रूप से एनालिटिक लेंस लगा है। ठीक है, एनालिटिक दूरबीन या एनालिटिक लेंस जिसमें लगा रहेगा उस संक्रामित ट्रांजिट थियोडोलाइट को हम लोग कहते हैं टैकोमीटर। ठीक, उसकी का यूज करते हैं हम लोग। टैकोमीटर में वांछित अभिलक्षण। चलिए पढ़ते हैं। टैकोमीटर में निम्न गुण होने चाहिए। नंबर फर्स्ट, बिंब पट पर स्टेडिया तारें क्षैतिज क्रस तंतु से शुद्ध समान दूरी पर होनी चाहिए। सेकंड, दूरबीन में गुणज स्थिरांक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का मान 100 होता है। देखिए गुणज स्थिरांक हमारा f/i, तो इसकी वैल्यू 100 होती है। दूरबीन में एनालिटिक लेंस लगा होना चाहिए। नंबर 4, दूरबीन का आवर्धन व्यास का 20 से 30 गुना होना चाहिए। अपदर्शक लेंस 30 से 40 mm व्यास का होना चाहिए ताकि पर्याप्त चमकदार बिंब बने। नेत्रिका की आवर्धन क्षमता उत्तम होनी चाहिए ताकि दूरी पर रखे गए गज निशान पढ़े जा सकें। अब स्टेडिया क्षण के बारे में देखते हैं। स्टेडिया रॉड, स्टेडिया क्षण तलेक्षण गज की भांति एकल खंडी अथवा फोल्डिंग प्रकार की 3 से 5 मीटर लंबी छड़ होती है। इस पर अंशांकन 2 प्रकार का होता है। छोटी दूरियां मापने वाली छड़ का न्यूनतम भाग 5 mm 0.005 मीटर होता है, जबकि लंबी दूरियों के लिए 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर के भागों वाली छड़ काम में लाई जाती है। 100 मीटर तक की क्षैतिज दूरी के लिए साधारण तलेक्षण गज ही काम में लाया जाता है। इससे अधिक दूरी के लिए स्टेडिया छड़ प्रयोग की जाती है। ये हम लोगों को
याद रखना चाहिए 100 मीटर के लिए साधारण तलक्षण गज काम में लाया जाएगा। ठीक, अगर इससे अधिक दूरी है तो इसके लिए स्टेडिया क्षण का प्रयोग करेंगे। टैकोमीट्री मापन प्रणालियाँ, डिफरेंट सिस्टम ऑफ टैकोमेट्रिक मेजरमेंट। टैकोमीटर द्वारा दो बिंदुओं ए व बी के मध्य दूरी की गणना करने के लिए परीक्षण इस प्रकार है। बी पर रखे गज पर किसी ज्ञात पाठ्यांक अंतर द्वारा ए पर रखे उपकरण पर आंतरिक कोण को मापना। ए से बी की ओर ऊर्ध्वाधर कोण को मापना। इस कार्य के लिए निम्न प्रणालियाँ प्रचलित हैं। नंबर फर्स्ट, स्टेडिया प्रणाली। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, बद्ध सूचिका विधि या स्टेडिया विधि। फिर सेकेंड, आबद्ध सूचिका विधि या सब्सटेंस विधि, मूवेबल हेयर मेथड और सब्सटेंस बार मेथड। बी, टेजेंट प्रणाली। तो पहले स्टेडिया प्रणाली और फिर है टेजेंट प्रणाली, और इसमें भी स्टेडिया प्रणाली में दो विधियां हैं और टेजेंट प्रणाली भी है। तो इसमें हम लोग स्टेडिया प्रणाली की विधि को पढ़ेंगे, बद्ध सूचिका विधि। तो इस विधि में बिंदु ए जिसकी दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, बिंदु बी जिसकी दूरी हमको ज्ञात करनी है, उस पर गज रखकर उपकरण जहाँ पर रखा होगा बिंदु ए पर, यहाँ मान लो उपकरण रखा है, बिंदु बी, यहाँ से दूरी ज्ञात करनी है। तो तारों से गज पर उनके संदर्भ में पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। यहाँ से देख लेंगे, पाठ्यांक पढ़ेंगे। ठीक, इन दोनों पाठ्यांकों का अंतर गज पाठ्यांक अंतर या पाठ्यांक अंतर कहलाता है। देखो, इस विधि में बिंदु बी पर गज रखकर उपकरण की ऊपर नीचे की स्टेडिया तारों से गज पर इनके संदर्भ में पाठ्यांक पढ़े जाते हैं, और इन दोनों पाठ्यांकों का अंतर गज पाठ्यांक अंतर पाठ्य कहलाता है। इस विधि में स्टेडिया तारों का अंतर स्थिर रहता है, परंतु गज पर पाठ्यांक अंतर गज के उपकरण स्टेशन से दूरी पर निर्भर करता है। गज उपकरण से जितनी दूरी पर रखा जाएगा, पाठ्यांक अंतर भी उसी क्रम में बढ़ता जाएगा। गज को बिंदु बी पर ठीक ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि गज को तिरछी स्थिति में रखने पर पाठ्यांक अंतर में अंतर आ जाता है। अब बद्ध यहाँ पर बताया गया है कि जो ये हम लोग गज सीधा लेके खड़े होते हैं, इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। लापरवाही से जैसे ये यहाँ पर रीड कर रहा है, इस रीडिंग को जितना भी यहाँ लिखा रहेगा, तो इसको हम मान लो थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अब ये जो है इस वाले पॉइंट की बजाय ये लाइन यहाँ पे आएगी, तो इसमें ये रीडिंग हो जाएगी गलत। तो वही बता रहे हैं कि उसको सीधा लगाना चाहिए बिल्कुल। अब देखिए, अब बद्ध सूचिका विधि अधिक अपनाई जाती है। ठीक, बद्ध सूचिका विधि अधिक अपनाई जाती है। स्टेडिया प्रणाली का अर्थ ही बद्ध सूचिका विधि से लिया जाता है। ये आबद्ध सूचिका विधि अब कम अपनाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वही अपनाता है, उसी का यूज करते हैं, बद्ध सूचिका विधि का। आबद्ध सूचिका विधि के बारे में भी जानते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा। इस विधि में गज पाठ्यांक अंतर का मान दो टारगेट द्वारा स्थिर रखा जाता है, और इस टारगेट को ठीक साधने के लिए बिंब पट की स्टेडिया तारों के मध्य दूरी को बदला जाता है। इन्हें माइक्रोमीटर पेंच द्वारा ऊपर नीचे खिसकाया जाता है। अब स्टेडिया के नए अंतर के आधार पर गणनाओं से उपकरण से
गज की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। यह विधि अब कम अपनाई जाती है। ठीक है। टेंजेंट विधि, इसके बारे में भी जानते हैं। इस विधि में स्टेडिया तारों से गज नहीं पढ़ा जाता, बल्कि गज पठन क्षैतिज कृषितंतु के संदर्भ में किया जाता है। गज पर 2 टारगेट लगाकर इन्हें उपकरण की कृषितंतु पर 2 नत दृष्टि रेखाओं से साधा जाता है और इनके मध्य ऊर्ध्वाधर कोण पढ़ा जाता है। बगैर स्टेडिया वाले ट्रांजिट के लिए टेंजेंट विधि अपनाई जाती है। ये हम लोग टेंजेंट विधि कहाँ अपनाएंगे? बगैर स्टेडिया वाले ट्रांजिट के लिए। ठीक। अब गज पकड़ने की भी विधियां दी गई हैं जिससे गलती ना हो। पहला है, गज को ऊर्ध्वाधर पकड़ना चाहिए। गज को अभिलंब पकड़ना चाहिए, नॉर्मल होल्ड और वर्टिकल होल्ड। तो गज को ऊर्ध्वाधर पकड़ना किस तरीके से? इस विधि में गज को ठीक ऊर्ध्वाधर थामा जाता है, चाहे दृष्टि रेखा कितनी भी झुकी हुई क्यों ना हो। गज के ऊर्ध्वाधर होने की जांच के लिए इसकी पिछली फलक पर एक गोल पार्सल लगाई जाती है। जब पार्सल का बुलबुला अपने घर में हो तो गज उस बिंदु पर ऊर्ध्वाधर खड़ा माना जाता है। इस तरीके से देखिए, कितना भी ढलान हो, गज हमें सीधा ही खड़ा रखना है, इस तरीके से। ठीक। गज को ऊर्ध्वाधर पकड़ने में गज वाला को आसानी रहती है और उसे उपकरण सर्वेक्षक के निर्देशों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार के परीक्षण में स्टेडिया मापों की आगे की संगणनाएं करने में सरलता रहती है। अब नंबर 2, गज को अभिलंब पकड़ना। इस पद्धति में गज को अभिलंब रेखा के टैकोमीटर या विलंब रखा जाता है, अर्थात यदि दृष्टि रेखा झुकी हुई है तब गज भी उसी के अनुरूप तिरछा खड़ा किया जाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर झुका हुआ दिखाया गया हो तो हम लोग भी ऐसे झुका के खींचेंगे। और उसमें ऊर्ध्वाधर में क्या रहता था, अगर ये हमारे पास झुका हुआ है तब हम उसको ऐसे बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रखेंगे, इस तरीके से। और इसमें गज को अभिलंब पकड़ने का मतलब है कि अगर ये हमारी रेखाएं ढलान पर तिरछी जा रही हैं तो हमें भी उसी के अभिलंब इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक। ये वाला एंगल 90 ही रहना चाहिए। जैसे उसके लिए ये वाला, इन रेखाओं की तिरछी रेखाएं हैं, ये सीधा करेंगे तो ये कोण 90 नहीं है। और अभिलंब वाले में इन दृष्टि रेखाओं के उस पे ये वाला अभिलंब भी रखा जाएगा। ठीक। तो ये तिरछा खड़ा करना। गज को दृष्टि के अभिलंब रखने की जांच के लिए गज पर एक अवलोकन दर्शा पीप साइड लगाई जाती है। अवलोकन दर्शा से निकलने वाली दृष्टि रेखा गज की पाठ्यांक के ठीक अभिलंब होती है। गज को धीरे धीरे इस प्रकार आगे अथवा पीछे को झुकाया जाता है कि अभिलंब दर्शा की दृष्टि रेखा टैकोमीटर की दूरबीन को लक्ष्यबद्ध करे। अब टैकोमेट्रिक परीक्षण, टैकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया निम्नलिखित है। फर्स्ट, उपकरण को स्टेशन बिंदु पर केंद्रित करके इसका समतलन करें। समतलन पहले प्लेट पार्सल के संदर्भ में व फिर ऊपरी पार्सल के संदर्भ में किया जाता है। सेकंड पॉइंट,
स्टेशन पर खूंटी से उपकरण के अभिदृश्य लेंस के मध्य तक की दूरी ऊंचाई फीते से नाप लें, क्योंकि स्टेशन खूंटी के संदर्भ से ही किसी अन्य बिंदु की ऊंचाई या गहराई ज्ञात की जाती है। थर्ड नंबर, उपकरण के क्षैतिज चक्र स्केल प्लेट पर शून्य पाठ्यांक लाकर लक्ष्य को साधें। यदि उपकरण का दिक् स्थापन पश्च स्टेशन के संदर्भ में करना है तो प्रेक्षण के समय क्षैतिज चक्र का पाठ्यांक उस स्टेशन के पश्च दिक्मान के बराबर होना चाहिए। अब देखिए नंबर 4 क्या है। जिन बिंदुओं की दूरी व ऊंचाई ज्ञात करनी है वहाँ गज रखकर प्रेक्षण लें। गज को लक्ष्यबंद करें और मध्य क्षैतिज क्रस तंतु से उपकरण की ऊंचाई के सामने पड़ने वाले पाठ्यांक को पढ़ें। अब ऊपर नीचे की स्टेडिया तारों को पढ़ें और इसके साथ ही ऊर्ध्वाधर चक्री व ऊर्ध्वाधर कोणों को भी पढ़ें। तो ये हमारा था कि हम लोग का प्रेक्षण कैसे लेंगे। ठीक है, टेकोमेट्री में प्रेक्षण लेने के 4 स्टेप थे। अब इसका सिद्धांत दिया गया है और ये पूरी क्रिया विधि है। यहाँ पर हम लोग दिखाई दे रहे हैं, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है। और अगला स्टेप क्या दिया गया, स्टेडिया द्वारा टेकोमीटर से गजबिंदु की दूरी ज्ञात करना। ये देखिए इस तरीके से हम लोग नाप डायफ्राम ये आई लगी रहते हैं यहाँ पर, यहाँ से देखेंगे ये रहेगा गज हमारा और समांतरण रेखा यहाँ से ये ग्लास लगेगा फोकस और ऊपरी स्टेडिया ये निचली स्टेडिया जो ये इस तरीके से बिंदु वहाँ पर थे ऊपर नीचे वही स्टेडिया वायर और ये हमारे पास सब दिखाए गए हैं। इनको नाप के यहाँ से लेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। दर्पण ये तो नॉर्मल दर्पण का फार्मूला होता है। ये तो उसका है क्षमता दो लेंसों की जोड़ने वाला। ठीक, फिर यहाँ से फार्मूला लिखेगा एफ अपॉन आई को गुणज स्थिरांक और एफ प्लस डी को संयोज स्थिरांक कहते हैं। ये यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आई डी बराबर 100 इंटू एस का मान उपरोक्त सूत्र से उपकरण और गज के मध्य क्षैतिज दूरी बगैर जरी मापन से ज्ञात की जा सकती है। ठीक, अब एनालिटिक लेंस के बारे में पढ़ना जरूरी है। ये किस लिए लगाया जाता है पढ़ते हैं। चलिए, टेकोमेट्री की दूरबीन में एक अतिरिक्त उत्तल लेंस जिसे एनालिटिक लेंस कहते हैं लगाने से संयोज स्थिरांक शून्य हो जाता है। एफ प्लस डी जो होता है वो एनालिटिक लेंस लगाने से शून्य हो जाता है, अतः एनालिटिक लेंस को शून्य लेंस भी कहते हैं। एनालिटिक देखिए एफ प्लस टी शून्य हो जाता है एनालिटिक लेंस की वजह से, इसीलिए इसको एनालिटिक शून्य लेंस भी कहते हैं। एनालिटिक लेंस को नेत्रिका और अपदृश्यक लेंस के मध्य अपदृश्यक लेंस से एक स्थिर दूरी पर लगाया जाता है। कहाँ लगाते हैं हम लोग इसको लगाया जाएगा नेत्रिका आईपीस और अपदृश्यक लेंस के मध्य में, और अपदृश्यक लेंस से एक स्थिर दूरी पर लगाया जाता है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि एनालिटिक लेंस को बाह्य फोकसन
दूरबीन में ही लगाया जाता है, क्योंकि अंतःफोकसन दूरबीन वास्तव में एनालिटिक ही होती है, क्योंकि इसमें f प्लस डी का मान कुछ ही सेंटीमीटर होता है। एनालिटिक लेंस का मुख्य दोष है कि इससे प्रकाश के अवरुद्ध होने से बिंब की चमक घट जाती है। ठीक है, जो एनालिटिक लेंस लगाते हैं उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो चमक है वो हल्की हो जाएगी, थोड़ी ब्लड। उससे क्या होता है, प्रकाश किरणें थोड़ी अवरुद्ध हो जाते हैं। देखिए ये सूत्र हमारे पास निकल कर आएगा स्टेडिया द्वारा गज स्टेशन की उच्चता के सूत्र। डिस्टेंस एंड एलिवेशन फार्मूला। क्षैतिज दृष्टि रेखा के लिए डी बराबर के एस प्लस सी। डी बराबर क्या है, उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष से गज की क्षैतिज दूरी। ऊर्ध्वाधर अक्ष से जो उपकरण हमारा है उसका क्या है, गज की क्षैतिज दूरी। मान लो यहाँ उपकरण रखा है, गज यहाँ पर लगा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये जो दूरी है वो डी है। और क्या है, एस बराबर गज पर पाठ्यांक अंतर। ठीक, जो ऊपर नीचे से नापेंगे तो उस पाठ्यांक का अंतर निकालता है। और फिर क्या है, के बराबर एफ अपॉन आई गुणज स्थिरांक होता है, इसका मान सामान्यतः 100 रखते हैं। एफ अपॉन आई बराबर 100 सामान्यतः। ठीक है, आई बराबर स्टेडिया तारों की मध्य दूरी। यहाँ पर स्टेडिया तारों के मध्य दूरी आई होती है। स्टेडिया तार वाई डायफ्राम में लगे रहते हैं ना इस तरीके से, ये एक्स्ट्रा वाले, इन दोनों के मध्य की दूरी आई होती है। और एफ अदृश्यक लेंस का फोकस अंतर होता है। सी बराबर एफ प्लस डी संयोज स्थिरांक। बाफ फोकसन दूरबीन से सी बराबर 30 से 60 सेंटीमीटर और अंतः फोकसन दूरबीन से कुछ ही सेंटीमीटर 0.08 या 0.2 मीटर अथवा शून्य लिया जाता है, ये याद रखना चाहिए। बाफ फोकसन में जो सी है एफ प्लस डी का मान 30 से 60 सेंटीमीटर और अंतः फोकसन दूरबीन में 0.8 से 0.2 मीटर। इसको मीटर में यहाँ पे लिखा है, इसको सेंटीमीटर, और ये 0.08 से 0.02 मीटर है, तो यहाँ पर कर दोगे 0.2 इंटू 100 तो 20 आ जाएगा। और यहाँ पर 8 से 20 मान लो इसकी वैल्यू। जब क्षेत्र असम है, अनइवन है, ठीक है, तब हमें क्या करना है, जब क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ है और क्षैतिज दृष्टि डालना कठिन है तब नत दृष्टि डाली जाती है। इस स्थिति में गज या तो ठीक ऊर्ध्वाधर पकड़ा जाता है अथवा दृष्टि रेखा के अभिलंब पकड़ा जाता है। वही वाला जो चित्र था ढलान पर, अभिलंब पकड़ेंगे, इस तरीके से स्टैंड लगाएंगे, और या तो फिर इस तरीके से, वही बताया ऊर्ध्वाधर। गज की स्थिति और उन्नयन कोण के लिए और अवनमन कोण के लिए गज पूर्णतः ऊर्ध्वाधर रखा जाएगा, वर्टिकल होल्डिंग। पी की ऊंचाई डी बराबर के स्क्वायर सी कास थीटा ये पूछा जाता है उन्नयन कोण के लिए, तब डी क्या होगी, पूर्णतः ऊर्ध्वाधर रखा गया है। पी की ऊंचाई प्लस एच प्लस बी माइनस आर, ये सारी चीज़ें। गज दृष्टि रेखा के अभिलंब है तब उसके लिए डी बराबर के एस प्लस सी कास थीटा, अलग अलग फार्मूले हैं, ये याद कर लेना। मुख्य चीज़ें तो यही पूछी जाएंगी, के बराबर एफ अपॉन आई का मान, सी एफ प्लस डी
ये सारी चीज़ें दी गई हैं फार्मूले को। ये फार्मूले विथ नोट करोगे तब याद हो जाएंगे। इसमें से देखकर पहले नोट करिए फार्मूला और फिर ये इनके जो एल क्या है, डी क्या है, ये सारी चीज़ें लिख लेना। और स्टेडिया पाठ्यांकों की संगणना, रिडक्शन ऑफ स्टेडिया नोट्स। चलिए स्टेडिया पाठ्यांकों की संगणना के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्र में स्टेडिया परीक्षण लेने के बाद बिंदुओं की दूरी व ऊंचाई की संगणनाएं करने के लिए अनेक सूत्र समीकरण हैं, परंतु इनमें संगणनाएं करने में काफ़ी कठिनाई होती है और समय भी बर्बाद होता है। अतः यह गणनाएं टेकोमीटर सारणियों व चार्टों की सहायता से की जाती है। इन सारणियों व चार्टों के लिए किसी भी स्नातक स्तर की पाठ्य पुस्तक देखी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है इस सारणी। स्टेडिया पाठ्यांकों से स्वगणना के लिए अब कई प्रकार के विशिष्ट उपकरण भी उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है। ये बीमेन की स्टेडिया चाप, स्वपरिवर्तक टेकोमीटर, ऑटो रिडक्शन टेकोमीटर, स्टेडिया अल्टीमीटर, स्विंग्स स्टेडी अल्टीमीटर। टेकोमीटर सर्वेक्षण में त्रुटियां व भूलें भी होते हैं। ठीक है। उपकरण त्रुटियां, टेकोमीटर उपकरण का समायोजन न होना, स्टेडिया क्षण के निशान ठीक न होना, उपकरण के गुणांक, स्थिरांक, गुणज व सी का ठीक से ज्ञात न होना। ये स्थिरांक उपकरण की प्रकार व प्रयोग पर बदल जाते हैं। समय समय पर मापित दूरियां तथा अभिगणित दूरी का मिलान करके इनकी जांच कर लेनी चाहिए। बी, प्रेक्षण में त्रुटियां हो जाते हैं। टेकोमीटर का केंद्रण व संतुलन शुद्ध न होना, स्टेडिया क्षण का ठीक सीधा खड़ा न होना, गज के पाठ्यांक अंतर का ठीक से पठन न करना, उपकरण की ऊर्ध्व चक्री पर ऊर्ध्व कोण ठीक न पड़ पाना। और प्राकृतिक त्रुटियां भी हो जाते हैं। एरर ड्यू टू नेचुरल काजेस, तेज धूप व आंधी के कारण उपकरण के बुलबुले का तथा गज का अपने स्थान से सरक जाना, कम प्रकाश के कारण गलत प्रेक्षण, लंबी दूरी मापन पर भूवक्रता व अपवर्तन का प्रभाव। टेकोमीटर में परिशुद्धता के मानक भी होते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। टेकोमीटर का मुख्य लाभ है कि इससे क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य शीघ्र हो जाता है, परंतु यह सर्वेक्षण अधिक शुद्ध नहीं माना जाता। टेकोमेट्री में परिशुद्धता के मानक निम्न हैं। क्षैतिज दूरी मापन में 1 in 100 से 1 in 850 तक सीमित है। एकल दूरी में त्रुटि 1 in 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊर्ध्व दूरी मापन में त्रुटि 0.1 मीटर से अधिक ना हो। और स्टेडिया चक्रमण में समापन की रेखीय त्रुटि 0.055 रूट पी से अधिक नहीं होगी। यहाँ पी चक्रम की परिधि की लंबाई मीटर में है। ठीक है, परिधि की लंबाई है पी 0.055 रूट पी। और उच्चता मापन में समापन त्रुटि 0.08 रूट के से 0.025 रूट के मीटर तक सीमित है। यहाँ के किलोमीटर में दूरी है। ठीक है, और बाकी ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं जो मुख्य क्वेश्चन होते हैं, ये सबको पता होने चाहिए। ये आज का यहीं पर टॉपिक थियोडोलाइट वाला लास्ट टॉपिक था टेकोमेट्री, वो हो गया है समाप्त। और अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर है हमारा वक्र तथा वक्र अवस्थापन। हो सकता है अगला चैप्टर यही शुरू करें। ठीक है, धन्यवाद।